बच्चों, मैं डॉक्टर ईशा शर्मा बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र को आपके सामने रखूँगी। पहली पुस्तक जो मैं आपके सामने रखूँगी वो है काव्य किरण। काव्य किरण के पदों को देखें उससे पहले मैं उसकी एक पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूँ, ताकि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की थोड़ी सी जानकारी हो जाए। हिंदी साहित्य के विकास क्रम परंपरा का अध्ययन करने से पूर्व हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास का अध्ययन करना ठीक प्रतीत होता है। भारतवर्ष की 3/4 से अधिक जनसंख्या द्वारा आर्य परिवार की भाषाएं गुजराती, बंगला, मराठी आदि प्रयोग में लाई जाती हैं। हिंदी भी इसी भाषा परिवार की एक भाषा रही। प्रत्येक काल और देश में 2 प्रकार की भाषाएं प्रचलित रहती हैं, एक साहित्यिक और दूसरी बोलचाल की भाषा। साहित्यिक भाषा अलंकारिक प्रयोगों, व्याकरण के जटिल बंधनों के कारण जनसाधारण की पहुंच से दूर हो जाती है। साधारण व्यक्ति का संबंध साहित्यिक भाषा से नहीं रहता है, अतः उस भाषा का विकास रुक जाता है। उसका रूप केंद्रीय, स्थिर एवं व्यवस्थित हो जाता है। उसकी गणना जनभाषा से भिन्न की जाती है। दूसरी ओर जनसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है, वह सुबोध और सर्वप्रिय भाषा होती है, अतः जनसाधारण की साहित्यिक रचना का वही माध्यम बनती है। धीरे धीरे उसका साहित्यिक वृद्धि पाने लगता है। अंत में एक दिन वह भी साहित्यिक भाषा के पद पर आसीन हो जाती है, लेकिन रूढ़िग्रस्त और नवीन प्रवृत्तियों के विकास में योग नहीं दे पाती। उसका साहित्यिक मरण हो जाता है, अतः जनता को फिर एक नई बोलचाल की भाषा की आवश्यकता होती है। इस तरीके से साहित्यिक और जन भाषा का विकास और लोप निरंतर हमें अपने समाज में दिखाई देता है, जिसमें हम पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं को ले सकते हैं। संस्कृत हमारी प्रारंभिक भाषा थी, फिर जो उसका साहित्यिक विकास क्रम अवरुद्ध हुआ और वो एक विशेष जटिल भाषा के रूप में सामने आई। इसी तरीके से अगर हम इसके अपने हिंदी साहित्य के काल विभाजन तथा नामकरण के अंतर्गत हम इस भाषा को देखें तो पाते हैं कि जनसाधारण की चित्तवृत्ति के संचित कोश का नाम साहित्य है, अतः जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होने के साथ साथ साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है। जनता की मनोभावना पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, अतः उसके अनुकूल बनती और बिगड़ती रहती है। अतः साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित होने वाली सामाजिक चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका समन्वय स्थापित किया जाए। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी युग का साहित्य उस युग की सामाजिक चित्तवृत्ति के अनुकूल होता है, और दूसरा पॉइंट क्या निकलता है कि किसी युग में जिस भावना का विशेष प्राबल्य होता है, उस भावना की प्रबलता ही उस युग के साहित्य में पाई जाती है। हिंदी साहित्य भी जनता की लगभग 1000 वर्षों की चित्तवृत्ति का संचित कोश है। युग परिवर्तन के साथ हिंदी साहित्य में भी परिवर्तन होता रहा है। इस आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न प्रकार से किया है।
पहला है आदिकाल, इसको उन्होंने वीरगाथा काल भी नाम दिया, जो संवत 1050 से लेकर 1375 तक चला। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको वीरगाथा काल का भी नाम दिया, जो संवत 1375 से 1700 तक चला। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल का नाम दिया और जो संवत 1700 से लेकर 1900 तक रहा। और चौथा है आधुनिक काल, जिसको गदकाल नाम दिया और वो संवत 1900 से लेकर वर्तमान समय तक चला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल विभाजन एवं नामकरण का आधार प्रत्येक युग की प्रधान प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया है। उन्होंने अपने इतिहास में साहित्यकारों के स्थूल इतिवृत्तों के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन पर अधिक बल दिया है। साथ ही उन्होंने काल विभाजन के लिए रचना एवं